हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, हम लोगों का चल रहा है लोकतंत्र। लोकतंत्र में आज हम लोग देखेंगे अभिजनवादी सिद्धांत। अभिजनवादी सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करती हूँ और आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अभिजनवादी सिद्धांत में हम लोगों को क्या क्या मिलता है। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभिजनवादी जो हमारा सिद्धांत है उसको कई नामों से जाना जाता है। उसको जो है संभ्रांतवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? संभ्रांतवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो आप मान लीजिए विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अल्पतंत्रीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कभी कभी वर्ग तंत्रीय सिद्धांत के नाम से भी पूछ लिया जाता है। तो इसके कई नाम हैं, जो है संभ्रांतवादी सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, अल्पतंत्रीय सिद्धांत और कौन सा? अभिजनवादी सिद्धांत। अक्सर इन्हीं चार नामों को देकर क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें एक नाम पता होता है कि अभिजनवादी सिद्धांत। जहां हमसे पूछा गया संभ्रांतवादी सिद्धांत तो वहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमसे पूछा क्या जा रहा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है। संभ्रांतवादी सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, अल्पतंत्रीय सिद्धांत, अभिजनवादी सिद्धांत, इसका जो है अभिजनवादी सिद्धांत के सारे नाम हैं। तो ठीक है, आप लोगों को पता हो गया कि संभ्रांतवादी सिद्धांत किसे कहते हैं, विशिष्ट वर्ग तंत्रीय सिद्धांत किसे कहते हैं, अल्पतंत्रीय सिद्धांत किसे कहते हैं। ठीक है, इसी का नाम है। तो चलिए देखते हैं अभिजनवादी सिद्धांत क्या मानता है। अभिजनवादी जो सिद्धांत है वह कहता है कि चाहे कोई भी शासन व्यवस्था रही हो, चाहे आज से नहीं, चाहे पहले ही या चाहे राजतंत्रीय शासन व्यवस्था रही हो, चाहे लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था रही हो, चाहे आप मान लीजिए तानाशाही शासन व्यवस्था रही हो, शासन का कोई भी स्वरूप हो, लेकिन उसमें उसमें क्या होता है, सत्ता जो है, वास्तविक सत्ता होती है वह किसके हाथ में होती है? कुछ विशेष वर्गों के हाथ में होती है। सत्ता क्या होती है? कुछ विशेष वर्गों के हाथ में होती है, जिसे जो है अभिजन वर्ग या संभ्रांतवादी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अभिजन बोलते हैं या संभ्रांतवादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? अभिजन या संभ्रांतवादी बोलते हैं। या वो क्या होंगे? अभिजन होंगे, श्रेष्ठ व्यक्ति होंगे, या संभ्रांत व्यक्ति होंगे। संभ्रांत व्यक्ति किसे कहेंगे? जो धन दौलत शिक्षा आदि से संपन्न हो, उसे क्या बोलते हैं? संभ्रांत बोलते हैं। शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही हो। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। चाहे शासन का कोई भी स्वरूप क्यों ना हो, लेकिन जो है वास्तविक सत्ता किसके हाथ में होती है? एक विशेष वर्ग के हाथ में होती है। इसी को जो है अभिजन या संभ्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को अभिजन या संभ्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिजन या संभ्रांत कहते हैं। जो उस समाज के अभिजन और संभ्रांत होते हैं, जो उस समाज के अभिजन और संभ्रांत होते हैं, उन्हीं के हाथ में क्या होती है? वास्तविक सत्ता होती है। इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। नहीं तो आप अपने गांव में लौट जाइए, आप अपने गांव में जाके देखिए, आप कस्बे में या आप जहां रहते हैं वहां भी देख सकते हैं कि जो होता है, कुछ फैमिली ऐसी होती है जो संभ्रांत होती है, जिनके पास धन दौलत शिक्षा के माध्यम से वो संपन्न होते हैं। तो क्या करते हैं? शिक्षा के माध्यम से क्या होते हैं? संपन्न होते हैं। किसके माध्यम से? शिक्षा के। एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं बना दे रही, मैं यहाँ पर जैसे ये 4 फैमिली मैं ले रही हूँ। 4 फैमिली जो शिक्षा और धन के माध्यम से बिल्कुल संपन्न है, 4 फैमिली। और यहाँ बहुत सारी फैमिली है, बहुत सारी फैमिली है। इनके पास क्या है? धन दौलत नहीं है। इनके पास धन दौलत शिक्षा सबकी कमी है। तो ये क्या करते हैं? 4 परिवार जिनके पास बहुत धन दौलत और सब कुछ है, संभ्रांत है, बिल्कुल धनी है, वो क्या करते हैं? ये सारे जो है
इन परिवारों का जो नियम कानून सब कुछ गांव में, जो गांव में या कस्बा हुआ है या आप जहाँ रहते होंगे, सब कुछ यही क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। चाहे अभिजनवादी सिद्धांत का मानना है, चाहे या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था रही हो, चाहे राजतंत्रीय शासन व्यवस्था रही हो, चाहे और कोई भी शासन व्यवस्था रही हो, वास्तविक सत्ता क्या होती है, इन्हीं के हाथों में होती है। आप देखते होंगे जब चुनाव होता है, जो संभ्रांत परिवार होता है वह इन लोगों को सजेस्ट करता है कि आपको किसको वोट देना है, तो ये लोग क्या करते हैं, उसी को वोट देते हैं। समझ रहे हैं आप आके निचले स्तर पे समझिए। तो आज जो अभिजनवादी सिद्धांत है आज भी लागू हो रहा है, आज भी यह लागू हो रहा है। हमें जो है यह दिखाई पड़ता है, हर जगह दिखाई पड़ रहा है। आप भी ध्यान से देखिएगा, अभिजनवादी सिद्धांत जो है आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा अगर आप समाज से जोड़ने का प्रयास करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे, तो आपको यह सिद्धांत जो है रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज भी जो संभ्रांतवादी परिवार है वह चुनाव के समय में सजेस्ट करता है कि आप किसको वोट देना है। क्या करता है, इनको कुछ पैसे दे दिया, खाने का सामान दे दिया और सब चीजें दे दी, तो इनको बस इतने से मतलब होता है, इनको और किसी चीज से मतलब नहीं होता है। ये जाके मुहर वही मार के आएंगे जहां ये लोग बोलेंगे। यही जो अभिजनवादी सिद्धांत है इसी पर डिपेंड है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, जो अभिजनवादी सिद्धांत है वह इसी चीज पर डिपेंड है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो अभिजनवादी सिद्धांत है उसको कई नामों से जाना जाता है। संभ्रांतवादी परिवार, दूसरा जो है अल्पतंत्रीय सिद्धांत, तीसरा जो है संभ्रांतवादी सिद्धांत, दूसरा जो है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, तीसरा जो है अल्पतंत्रीय सिद्धांत, अभिजनवादी सिद्धांत। जो है यह सिद्धांत मानता है शासन का कोई भी स्वरूप रहा हो, लेकिन उसमें वास्तविक सत्ता जो होती है कुछ विशेष वर्ग के हाथों में होती है। वह क्या होता है, उस समाज का अभिजन होता है या संभ्रांत होता है, उस समाज का अभिजन होता है या संभ्रांत होता है। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अभिजात शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है 1823 ईस्वी में हुआ। अभिजात शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ, 1823 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1823 ईस्वी में हुआ। लेकिन इस शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग ब्रिटेन और अमेरिका में 1930 के बाद हुआ। लेकिन इस शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग जो है 1830 ईस्वी के बाद ब्रिटेन और अमेरिका में हुआ। आप लोग समझ गए होंगे। गितानो एवं मोस्का के द्वारा राजनीति विज्ञान में प्रथम बार जो है विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले गितानो एवं मोस्का के द्वारा राजनीतिक विज्ञान में किया गया। राजनीतिक विज्ञान में प्रथम बार गितानो एवं मोस्का के द्वारा विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले किस विचारक द्वारा जो है विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया गया। तो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, गितानो एवं मोस्का के द्वारा। किसके द्वारा, गितानो एवं मोस्का के द्वारा सर्वप्रथम सबसे पहले राजनीति विज्ञान में विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। इनका मानना है कि, किसका मानना है, गितानो एवं मोस्का का मानना है कि प्रत्येक समाज में एक ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग होता है, प्रत्येक समाज में एक ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग होता है जो समाज के मुख्य निर्णय लेता है, जो समाज का मुख्य निर्णय लेता है। इनका मानना है कि समाज में, इनका मानना है क्या, समाज में एक ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग होता है, समाज में एक ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग होता है जो समाज का मुख्य निर्णय लेता है,
समाज में एक अल्पसंख्यक वर्ग होता है जो समाज का मुख्य निर्णय लेता है। किसने कहा? गितानो एवं मोस्का के अनुसार समाज में एक ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग होता है जो मुख्य निर्णय लेता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके समर्थक देख लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है समर्थक, पैरेटो हैं, मोस्का हैं, वनहम हैं, सी राइट मिल्स हैं, गापेट हैं, लासवेल हैं और एंथनी डाउन्स हैं, शुम्पीटर हैं। एंथनी डाउन्स हैं, शुम्पीटर हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम लोग। पैरेटो हैं, मोस्का हैं, पैरेटो हैं, मोस्का हैं, वनहम हैं, सी राइट मिल्स हैं। कौन कौन है? वनहम हैं, मिशेल्स हैं, सी राइट मिल्स हैं, मिशेल्स हैं, सी राइट मिल्स हैं, गापेट हैं, लासपेल हैं, गापेट हैं, लासपेल हैं, एंथनी डाउन्स हैं, शुम्पीटर हैं। एंथनी डाउन्स हैं, शुम्पीटर हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पैरेटो हैं, मोस्का हैं, वनहम हैं, मिशेल्स हैं, सी राइट मिल्स हैं, गापेट हैं, लासबेल हैं, एंथनी डाउन्स हैं, शुम्पीटर आदि हैं। इसके क्या हैं? समर्थक हैं। किसके? अभिजनवादी सिद्धांत के। आगे बढ़ते हैं, अभिजनवादी के विचार। अभिजनवादी के विचार, अभिजनवादी के क्या विचार हैं? अभी हमने बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं। हर व्यवस्था में कुछ विशिष्ट वर्ग ऐसे होते हैं, हर व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था रही हो, कोई भी शासन व्यवस्था रही हो, उसमें कुछ विशिष्ट वर्ग ऐसे होते हैं जिनके पास सारे समाज की शक्ति का संचय होता है। जिनके पास सारे समाज की शक्ति का संचय हो जाता है। हर व्यवस्था में कुछ विशिष्ट वर्ग ऐसे होते हैं जिनके पास सारे समाज की शक्ति का संचय हो जाता है। यह वर्ग अपनी कार्यक्षमता, बुद्धिमत्ता और क्रियाशीलता के कारण अन्य लोगों का विश्वास जीतने में सफल हो जाता है। अन्य लोगों का विश्वास जीतने में सफल हो जाता है। हर व्यवस्था में जो है कुछ विशिष्ट वर्ग ऐसे होते हैं जिनके पास सारे समाज की शक्ति का संचय हो जाता है। यह वर्ग जो है अपनी कार्यक्षमता, बुद्धिमत्ता और क्रियाशीलता के कारण जो है अन्य लोगों का विश्वास जो है जीतने में क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। किसने कहा? अभिजनवादी। अभिजनवादियों का मानना है कि हर व्यवस्था में कुछ विशिष्ट वर्ग होते हैं। आपको किस पे ध्यान देना है? सिर्फ विशिष्ट वर्ग पे ध्यान देना है। चाहे कोई भी व्यवस्था रही हो, इनका मानना है कोई भी व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, राजतंत्रीय शासन व्यवस्था या तानाशाही शासन व्यवस्था, कोई भी शासन व्यवस्था रही हो, उसमें जो है समाज में कुछ विशिष्ट ऐसे वर्ग होते हैं जिनके पास सारे समाज की क्या हो जाता है? शक्ति का संचय हो जाता है। सारे समाज की शक्ति का संचय हो जाता है। यह वर्ग जो है अपनी कार्य क्षमता, बुद्धिमत्ता और क्रियाशीलता के कारण जो है अन्य लोगों का विश्वास क्या करता है? जीतने में सफल हो जाता है। अपनी कार्य क्षमता, बुद्धिमत्ता, क्रियाशीलता के आधार पर क्या करता है? उनका विश्वास जीतने में सफल हो जाता है। और जब विश्वास जीतने में सफल हो जाता है तब वह अभिजन वर्ग क्या करता है? शक्ति तथा सत्ता का स्वामी बन जाता है। तब वह अभिजन क्या हो जाता है? शक्ति तथा सत्ता का स्वामी बन जाता है। आज भी देखते होंगे आप, शक्ति तथा सत्ता का स्वामी बन जाता है। यह किसका मानना है? अभिजनवादी लोगों का मानना है, अभिजनवादी विचारकों का मानना है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, गुटतंत्र अल्पतंत्र के लौह कानून। गुटतंत्र अल्पतंत्र के लौह कानून मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुटतंत्र अल्पतंत्र के लौह कानून, चलिए देखते हैं। गुटतंत्र अल्पतंत्र के लौह कानून। जर्मन समाजशास्त्री गुटतंत्र या अल्पतंत्र, आपको दो नामों से पूछा जा सकता है। गुटतंत्र पूछा जाएगा या अल्पतंत्र के लौह कानून। गुटतंत्र या अल्पतंत्र के लौह कानून या नियम।
गुटतंत्र, अल्पतंत्र के लौह नियम, ये भी पूछा जा सकता है। लौह नियम पूछा जा सकता है या लौह कानून पूछा जा सकता है। जर्मन समाजशास्त्री कहाँ के थे? पहले तो ये जर्मन के थे, ये क्या थे? समाजशास्त्री थे। जर्मन समाजशास्त्री मिशेल्स या मिशेल, आप मिशेल भी बोल सकते हैं। मिशेल भी कहीं कहीं नाम इनका दिया रहता है, कहीं कहीं मिशेल्स दिया रहता है, कहीं कहीं मिचेल दिया रहता है, कहीं कहीं मिचेल्स दिया रहता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। मैं एक नाम यहाँ पर मिशेल्स महोदय के अनुसार, तो इनका कई नाम है, कई नामों से पूछा जाता है। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उस नाम से, इंग्लिश में कई लोग कई चीज़ कई तरीके से पढ़ते हैं, तो अपने तरीके से इनका नाम रख देते हैं। ठीक है, मिशेल्स महोदय, मिचेल्स, मिचेल। ठीक है, तो जर्मन समाजशास्त्री रॉबर्ट मिशेल, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है इनकी पॉलिटिकल पार्टीज। जर्मन समाजशास्त्री कहाँ के थे? जर्मन के थे, समाजशास्त्री थे रॉबर्ट मिशेल। इनकी पुस्तक का नाम पॉलिटिकल पार्टीज वर्ष 1911 में प्रकाशित हुई है। वर्ष 1911 में इन्होंने जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी का गहन अध्ययन करके, किस पार्टी का अध्ययन करके? जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी का गहन अध्ययन करके इन्होंने जो है अल्पतंत्र के लौह कानून का नियम प्रतिपादित किया था। अल्पतंत्र के लौह कानून या गुटतंत्र का लौह कानून जो इन्होंने प्रतिपादित किया था अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज में, जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी का गहन अध्ययन करने के बाद इन्होंने जो है अपना यह सिद्धांत दिया था। आप लोग समझ गए होंगे, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जर्मन समाजशास्त्री रॉबर्ट मिशेल, इनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज, वर्ष 1911 में प्रकाशित हुई और इन्होंने जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी का गहन अध्ययन करने के बाद अपना सिद्धांत जो है गुटतंत्र का लौह नियम, गुटतंत्र का लौह कानून इन्होंने प्रतिपादित किया था। मिशेल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए क्या लिखा? शासन व्यवस्था में एक छोटा वर्ग कानूनों का निर्माण कुछ इस तरह करता है कि उसे लाभ मिलता रहे तथा उस वर्ग की सर्वोच्चता पर कोई आंच न आए। रॉबर्ट मिशेल ने क्या कहा? शासन व्यवस्था में एक छोटा वर्ग कानूनों का निर्माण कुछ इस तरह से करता है कि उसे लाभ मिलता रहे तथा उस वर्ग की सर्वोच्चता पर कोई आंच न आए। इनका एक कथन देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लोकतंत्र को जनता का शासन नहीं अपितु अल्पतंत्र के लौह कानून के रूप में माना जाना चाहिए। अल्पतंत्र के लौह कानून के रूप में माना जाना चाहिए। लोकतंत्र को जनता का शासन नहीं, ध्यान से समझिएगा, किसने कहा है? मिशेल्स महोदय ने कहा है लोकतंत्र को जनता का शासन नहीं अपितु अल्पतंत्र के लौह कानून के रूप में माना जाना चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे। इनका दूसरा कथन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है, लोकतंत्र में अभिजनों के शासन को गुटतंत्र माना। लोकतंत्र में किसके शासन को? अभिजनों के शासन को क्या माना? गुटतंत्र माना। लोकतंत्र में किसके शासन को? अभिजनों के शासन को क्या माना? गुटतंत्र माना। लोकतंत्र में अभिजनों के शासन को गुटतंत्र माना। कौन माना? मिशेल महोदय मानते हैं। मिशेल ने जनमानस की अवधारणा दी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनमानस की अवधारणा किसने दी है? तो जनमानस की अवधारणा किसने दी है? मिशेल्स महोदय ने जो है जनमानस की अवधारणा दी। इनके अनुसार कोई भी समाज सदैव जो है दो वर्गों में बटा रहा। पहला जो है इन्होंने बताया विशिष्ट समाज। पहला इन्होंने क्या बताया?
विशिष्ट वर्ग, और दूसरा इन्होंने क्या बताया, जन सामान्य वर्ग। इन्होंने जनमानस किसका, इन्होंने जो है जनमानस की अवधारणा दी। इनके अनुसार जो है प्रत्येक समाज हमेशा दो वर्गों में बटा रहा, पहला विशिष्ट वर्ग, दूसरा जो है जन सामान्य वर्ग। जन सामान्य वर्ग के बारे में इन्होंने लिखा, इन्होंने कहा कि यह वर्ग जो होता है क्या होता है, सुस्त, उदासीन और राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होता है। यह वर्ग सुस्त, उदासीन और राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होता है, राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होता है। कौन सा वर्ग, जन सामान्य वर्ग। जन सामान्य वर्ग क्या होता है, सुस्त होता है, किसी भी मामले में इनसे कोई लेना देना नहीं है, बस इनको खाने पीने की चीजें मिल जाए। दूसरा ये उदासीन रहते हैं, बिल्कुल कोई मतलब नहीं, तटस्थ, बिल्कुल राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल तटस्थ होते हैं। और कुछ जो संभ्रांत वर्ग होता है वह क्या होता है, क्रियाशील होता है, हर चीज में सक्रिय भूमिका निभाता है। कुछ जब सक्रिय भूमिका निभाता है, धीरे धीरे वह क्या बन जाता है, संभ्रांत बन जाता है, और उसी के अनुसार चारों तरफ चीजें घूमने लगती हैं। किसका कथन है, मिशेल महोदय का। यह वर्ग जो है सुस्त होता है, उदासीन होता है और तटस्थ, राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होता है। इनका एक कथन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इतिहास की लोकतांत्रिक लहरें एक दूसरे के बाद आने वाली लहरों से मिलती जुलती रहती हैं। इतिहास की लोकतांत्रिक लहरें एक दूसरे के बाद आने वाली लहरों से मिलती जुलती रहती हैं। इतिहास की लोकतांत्रिक लहरें एक दूसरे के बाद आने वाली लहरों से मिलती जुलती रहती हैं। मिशेल महोदय का कथन है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मिशेल महोदय का एक कथन और है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। सरकार केवल अल्पमत का संगठन है जो बहुमत शासन के लिए है। सरकार जो है केवल अल्पमत का संगठन है। सरकार केवल अल्पमत का संगठन है जो बहुमत शासन के लिए है। किस शासन के लिए है, बहुमत शासन के लिए है। किसने कहा, मिशेल महोदय ने कहा कि सरकार केवल अल्पमत का शासन है। किसका शासन है, अल्पमत का शासन है जो बहुमत के शासन के लिए है। सरकार एक अल्पमत का शासन है जो बहुमत शासन के लिए है। आप लोग समझ गए होंगे, सरकार केवल अल्पमत का संगठन है जो बहुमत शासन के लिए है। सरकार केवल अल्पमत का संगठन है जो बहुमत शासन के लिए है। इनका दूसरा कथन है, शासन का चाहे कोई भी रूप रहा हो, लेकिन सत्ता हमेशा अल्पतंत्र की ओर प्रवृत्ति हुई है। सत्ता हमेशा अल्पतंत्र की ओर प्रवृत्ति होती है। शासन का चाहे कोई भी रूप रहा हो, शासन का या चाहे कोई भी रूप हो, सत्ता अल्पतंत्र की ओर प्रवृत्ति होती है। सत्ता अल्पतंत्र की ओर प्रवृत्ति होती है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, पैरेटो महोदय देखते हैं। पैरेटो महोदय के बारे में मिशेल महोदय का खत्म हो गया। मिशेल महोदय के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा घांच पाँच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे ना तो क्वेश्चन सॉल्व होता है और दिमाग में क्या क्या पढ़े समझ में नहीं आता। यहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए पैरेटो महोदय का देख लेते हैं। पैरेटो महोदय सबसे पहले तो इटली के समाजशास्त्री थे। कहाँ थे, इटली के समाजशास्त्री, विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांतकार थे। इटली के समाजशास्त्री। मिशेल कहाँ के थे, जर्मन के समाजशास्त्री थे। और पैरेटो इटली के समाजशास्त्री, विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांतकार थे। विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांतकार थे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अभिजन वर्गीय सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने जो है अभिजनों के संचरण का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिजनों के संचरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। अभिजनों के संचरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, पैरेटो महोदय ने किया। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि अल्पतंत्र के लॉ कानून
का नियम किसने प्रतिपादित किया, या गुट तंत्र का लौह कानून का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो किसने किया, मिशेल्स ने किया है। अगर क्वेश्चन पूछा गया अभिजनों के संचरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो किसने किया, पैरेटो महोदय ने किया। पैरेटो महोदय कहाँ के थे, इटली के समाजशास्त्री थे। जर्मन समाजशास्त्री कौन था, मिशेल महोदय जर्मन शास्त्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है द माइंड एंड सोसाइटी, द माइंड एंड सोसाइटी। मिशेल की पुस्तक का क्या नाम है, पॉलिटिकल पार्टीज, दी पॉलिटिकल पार्टीज मिशेल की पुस्तक का नाम है। और पैरेटो की पुस्तक का नाम है द माइंड सोसाइटी, द माइंड सोसाइटी, द माइंड सोसाइटी। इसी में इन्होंने अभिजनवादी या विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, द माइंड सोसाइटी। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है, इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है, इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है, जिसने विशिष्ट वर्गों की मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक योग्यताओं पर जोर दिया, जिसने विशिष्ट वर्गों की मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक योग्यताओं पर जोर दिया। इतिहास जो है कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है, जिसने विशिष्ट वर्गों की मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक योग्यताओं पर जोर दिया है। तो यह रहा पैरेटो महोदय। आगे बढ़ते हैं, हम लोग मिल्स को देखते हैं, मिल्स को देखते हैं। शक्ति अभिजन शब्द की रचना की। पहले तो क्वेश्चन बनता है कि शक्ति अभिजन शब्द की रचना किसने की, शक्ति अभिजन शब्द की रचना किसने की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शक्ति अभिजन शब्द की रचना किसने की है, तो मिल्स महोदय ने किया है। एक बार फिर से ऊपर से रिलेट करते हैं, जो है गुट तंत्र का लौह कानून का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो मिशेल महोदय ने किया है। अभिजनों के संचरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, पैरेटो महोदय ने किया है। और शक्ति अभिजन शब्द की रचना किसने की है, शक्ति अभिजन शब्द की रचना किसने की है, तो किसने की है, मिल्स महोदय ने की है। किसने की है, शक्ति अभिजन शब्द की रचना मिल्स महोदय ने की है। बार बार इसलिए रिपीट कर देते हैं कि आपके दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि देखने में सरल है लेकिन यह बहुत टफ है। शक्ति अभिजन शब्द की रचना की है और अपनी अवधारणा में, और जो है उन्होंने अपनी अवधारणा दी, और अवधारणा में उन्होंने लिखा, समाज में एक खास वर्ग, समाज में एक खास वर्ग अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार विशिष्ट स्थिति को प्राप्त कर लेता है। समाज में एक खास वर्ग अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार विशिष्ट स्थिति को प्राप्त कर लेता है। किस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, विशिष्ट स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अभी हमने पीछे बताया, या जो है उसमें मिशेल महोदय ने बताया जनमानस का जो उन्होंने सिद्धांत दिया था। मिशेल महोदय ने, किसने जनमानस का सिद्धांत दिया, मिशेल महोदय ने जनमानस का सिद्धांत दिया। उसमें उन्होंने जनमानस को कहा कि यह समाज जो है सदैव दो वर्गों में विभाजित रहता है, पहला विशिष्ट वर्ग, दूसरा जन सामान्य वर्ग। तो उन्होंने वहां बताया था कि जो जन सामान्य वर्ग होता है वह क्या होता है, सुस्त होता है, सुस्त होता है, सक्रिय नहीं होता है और राजनीतिक दृष्टि से क्रियाशील नहीं होता है। राजनीतिक दृष्टि से क्या होता है, तटस्थ होता है। लेकिन यहाँ पर जो मिल्स महोदय बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि एक खास वर्ग होता है, एक खास वर्ग होता है अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जो है किस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, विशिष्ट स्थिति को प्राप्त कर लेता है। किस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, विशिष्ट स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और जब विशिष्ट स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो वह किसका स्वामी बन जाता है, शक्ति और सत्ता का स्वामी बन जाता है। तब समाज जो है, वहां का समाज उसके चारों तरफ घूमने लगता है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। मिल्स की पुस्तक का नाम है दी पावर इलीट। मिल्स की पुस्तक का क्या नाम है, दी पावर इलीट। पॉलिटिकल पार्टीज किसकी पुस्तक का नाम है, मिशेल की पुस्तक का नाम है। द माइंड एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है, द माइंड एंड सोसाइटी
पैरेटो की पुस्तक है। और द पावर इलीट किसकी पुस्तक है? मिल्स की, द पावर इलीट। अमेरिकी राज व्यवस्था का इन्होंने वर्णन किया। किस राज व्यवस्था का वर्णन किया? मिल्स ने अमेरिकी राज व्यवस्था का वर्णन किया। इन्होंने जो है 3 प्रकार के अभिजन होते हैं। इन्होंने कहा कि समाज में 3 प्रकार के अभिजन वर्ग होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के अभिजन वर्ग होते हैं। पहला जो है सैन्य बल अभिजन, सैन्य बल अभिजन वर्ग, सैन्य बल अभिजन वर्ग होता है। किसने कहा? मिल्स महोदय ने कहा कि समाज में 3 प्रकार के अभिजन वर्ग होते हैं। पहला जो है सैन्य बल अभिजन वर्ग, दूसरा जो है राजनीतिक वर्ग अभिजन वर्ग, राजनीतिक वर्ग अभिजन, राजनीतिक वर्ग अभिजन, और तीसरा इन्होंने बताया औद्योगिक वर्ग अभिजन, औद्योगिक वर्ग अभिजन। कितने प्रकार के अभिजन वर्ग होते हैं मिल्स के आधार पर? मिल्स के आधार पर 3 प्रकार के अभिजन वर्ग होते हैं। पहला जो है सैन्य बल अभिजन, दूसरा जो है राजनीतिक वर्ग अभिजन, तीसरा जो है औद्योगिक वर्ग अभिजन। इसके आगे जो हम लोग कल पढ़ेंगे, तो प्लीज वीडियो शेयर करिएगा आप लोग। धन्यवाद।